Hello student, Vande Mataram and good morning. How are you? I hope you will be so happy at home. Okay, my dear student. आज हम लोग जानने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में। बहुत ही इन्फ्लुएंसिव एक छोटा सा स्टोरी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। हम लोग कुछ पहले आर के नारायण जी के बारे में जान लेते हैं, फिर स्टोरी शुरू करते हैं और टिल द एंड आप लोग स्टोरी देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है। आर के नारायण का पूरा नाम ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। उनकी बर्थ एक हिंदू ब्राह्मण हाउस होल्ड्स में हुई थी। वो एक साउथ इंडियन फैमिली में जन्म लिए थे और उन्हें बचपन से ही लिखने का बड़ा शौक़ था। उन्हें राइटिंग बहुत पसंद थी। फाइनली उन्होंने 1930 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उन्होंने टीचर्स की प्रोफेशन ज्वाइन कर ली, टीचर्स प्रोफेशन चुना अपने लिए। एंड फाइनली ही स्विच बैक टू हिज राइटिंग बिकॉज ही वाज लिटिल बिट डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। और उनकी मेन जेनर राइटिंग की जो थी वो थी फिक्शियस स्टोरी। उन्हें फिक्शन, अपने इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स को खड़ा करना बहुत अच्छा लगता था और आयरनिकली ह्यूमरिस्टिक वे में वो लिखते थे। वो काफ़ी घुमा के किसी बात को समझाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। और उन्होंने एक साउथ इंडियन टाउन, जो कि उनके फिक्शियस टाउन है मालगुडी, उसको काफ़ी सारे नॉवेल्स में यूज़ किया है उन्होंने। जैसे उन्होंने काफ़ी एक बहुत ही उम्दा नॉवल लिखा था मालगुडी डेज़, उसी नॉवल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ये स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। और उनको 1960 में द गाइड के लिए अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। ठीक है, तो ये रहा कुछ फैक्ट्स जो कि आर के नारायण के लाइफ से रिलेटेड थी, उनके वर्क से रिलेटेड थी। अब आते हैं हम लोग अपन लोग के स्टोरी पे। तो स्टोरी के टाइटल से ही कुछ ओवरव्यू हमें मिल रही है, जैसे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसी से हमें पता चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजर से ही कुछ रिलेटेड है, उसके दिन से कुछ रिलेटेड है। यहाँ आर के नारायण ने बेसिकली क्या बताया ना कि उसके एक दिन के बारे में, पूरे एक दिन के बारे में यहाँ स्टोरी बनाया गया है। आर के नारायण के द्वारा एक बहुत ही अच्छे वे में फ्रेम किया गया है स्टोरी है। एक अनयूजुअल, उसके मतलब यूजुअल लाइफ वो जी रहा था और अचानक एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो अनप्रेडिक्टेबल था, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी हुआ। तो यही खासियत है आर के नारायण की, जो उनके बाकी सारे नॉवेल्स स्टोरी में भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो कि हर रोज़ अपना झोला लेके वो जाता है, गेरुआ कपड़ा पहने हुए, सैफरन कपड़ा पहने हुए, और उसकी ओवरव्यू बताई गई है कि वो कैसा दिखता है। वो अपने फोरहेड में एक सैक्रेड एस लगाता है, मतलब कुछ भभूत टाइप का लगाता है, ताकि उसे अट्रैक्ट कर सके वो कस्टमर को, क्लाइंट को अपने तरफ। वो सैफरन कलर का बाबा जी लोग की तरह वेशभूषा बनाया रहता है। और वो बैठता कहाँ है हर दिन? एक टैमरिंड ट्री, बहुत ही बड़ा सा बरगद वगैरह का पेड़ जो होता है ना, उसके नीचे बैठता है। और वो कहाँ सिचुएटेड है? टाउन हॉल पार्क के इर्द गिर्द वो सिचुएटेड है। वो चलता फिरता रोड है अर्बन एरिया का, जहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे दुकानें हैं अगल बगल। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू इस एस्ट्रोलॉजर का, कि वो दिन मतलब हर दिन वहाँ जाता है, वहाँ बैठता है, वहाँ क्लाइंट को डील करता है। मतलब क्लाइंट क्या, वो चलते फिरते आते जाते रहते हैं ना, उन्हीं के हाथ पाथ देखता है, उनको बताता है, उनके स्टार्स के मदद से, कुछ के मदद से वो बताता है कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हुआ है उसके साथ पास्ट में, ये सब बताता है। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स भी रहते थे, मतलब जिसके मदद से वो स्टार को देख के वो कस्टमर डील करता था। जैसे काउरी शेल्स, मिस्टिक चार्ट्स, नोटबुक्स, पीस ऑफ क्लॉथ्स, ये सब होती थी जिनके मदद से वो अपने काम को करता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के बारे में डिनोट की गई है आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, तो उसका मेन काम था ना कि वो कस्टमर आते थे उसके पास और कस्टमर बैठते थे और वो पहले 10 मिनट तक एकदम चुप रहता था। कौन? एस्ट्रोलॉजर। वो ना चुप रहता था, वो सुनता था अच्छे से 10 मिनट तक। जो क्लाइंट है वो अपना दुख दर्द एंग्जाइटी जो भी है उसे
वो कहता था। और ये क्या करता था, उसके मन के भाव को पकड़ लेता था कि इसकी कमजोरी कहाँ है। ये इसकी इतनी एक्सपीरियंस थी ना कि ये मतलब उसके बोलने के भाव से समझ जाता था कि इसकी लाइफ में क्या हुआ हो सकता है, ठीक है। और उसी आइडिया की वजह से ये कुछ भी बोलता था ना, तो कस्टमर लोग उसके बात में मैनिपुलेट हो जाते थे। और ऐसे ही करके ये पैसा ऐंठता था सबसे, और इसकी दिन कट रही थी। ओके, तो ये हुआ एस्ट्रोलॉजर का एक नॉर्मल सा लाइफ, जिसके अकॉर्डिंग ये चलता था। हर दिन इसका यही रूटीन था। सुबह में आता था, लेट लेट सुबह में, मतलब वो 10-12 बजे के लगभग आता था। वहाँ पे बोरिया बिस्तर बिछाता था और कस्टमर डील करता था, और शाम के टाइम होते ही अपने घर बोरिया बिस्तर बांध के चला जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही चल रही थी। तो इसी टाइप का एक दिन के बारे में यहाँ पे आर के नारायण ने इनके बताया है, जो कि इवनिंग टाइम था। तो ये पेड़ के नीचे बैठता था, तो लाइट्स वगैरह कुछ कम थे, ठीक है। और जो रोड पे अगल बगल जो दुकानें थी ना, उसी के लाइट से इसके पास जो लाइट आता था बस उतना ही था। और ये शाम तक चला जाता था घर, ठीक है। तो ऐसा ही एक दिन के बारे में बताया गया है। तो सारी दुकानें बंद हो रही है। सिचुएशन ये है, सारी दुकानें बंद हो रही है, और वहाँ पे एक लड़का था जो कि खड़ा था। तो इसने सोचा ना कि जाते जाते कुछ पैसा कमा लिया जाए। तो समझ ही सकते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं। वो जाते जाते पैसा कमाने के चक्कर में वो बोलता है, उसे पोक करने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ, तुम क्यों ऐसे ऐसे दुखी खड़े हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो बोलता है, छोड़ना, हटाना, जाना, मुझसे बात मत कर, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ये बता सकता हूँ। तो वो ना घूमता है, बोलता है, ठीक है, तो मैं चैलेंज देता हूँ तुझे कि ये सब फालतू की बातें छोड़, मुझे किसी चीज़ की तलाश है। तू अगर उस बारे में मुझे बता सकता है कि वो आदमी कहाँ मिलेगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि तू सही बोल रहा है। और मेरे हर क्वेश्चन का मैं 3 पाई, मतलब वहाँ उस समय 3 पाई का बहुत बड़ा वेटेज था। तो वो हर क्वेश्चन का 3 पाई देने वाला था, ठीक है। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं चैलेंज तेरा एक्सेप्ट किया। तब तक ना एस्ट्रोलॉजर ना वो उसे देखा नहीं था। तब तक क्या होता है ना कि एक बगल से एक गाड़ी क्रॉस होती है, एक बाइक क्रॉस होती है, तो उसी लाइट से उस लड़के का चेहरा एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया, और वो घबरा गया। और वो अचानक बोला ना कि मैं छोड़ो, मैं इस फालतू वालतू चैलेंज में नहीं पढ़ूंगा, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, मुझे लेट हो रही है, मुझे जाना है, शाम हो रहा है, ठीक है। तो वो लड़का बोलता है ना कि नहीं, अब जब चैलेंज लग गई है तो अब तुम बताओ मुझे, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तुम बताओ मुझे कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है। तुम पहले ये बताओ, और फिर मुझे बताओ कि एक आदमी की तलाश है मुझे बहुत दिन से, वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये अचानक से बोल देता है ना कि तुम पे किसी ने अटैक किया था, चाकू से मार के तुम्हें अटैक किया था, तुम्हें मारने की कोशिश की थी, और तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला गया था वो मरने के लिए। और उस दाग को वो देख लेता है पहले ही, ठीक है, उसके चेस्ट पे वो दाग रहता है। वो लड़का ना एकदम शॉक्ड हो जाता है कि इसे सब कुछ मेरे बारे में पता है। वो मैनिपुलेट हो जाता है, फिर से कस्टमर मैनिपुलेट हो गया। तो इतनी ही देर में इसका फ़ायदा उठा के एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला ना कि गुरु नायक, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी मर चुका है, तुम उससे बदला नहीं ले पाओगे इस जन्म में, तुम्हें बदला लेने के लिए अगले जन्म तक का इंतज़ार करना होगा। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि इसे मुझे मेरा नाम भी पता है, इसको तो मेरा नाम भी पता है। तो फिर उस एट द सेम टाइम वो दुखी भी होता है कि जिससे वो बदला लेना चाहता था वो ऑलरेडी मर चुका है। तो वो एश्योरेंस के लिए फिर से पूछता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे सच बताओ, वो आदमी कहाँ मिलेगा। तो ये बोलता है, मैं सच बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को तुम रिवेंज लेने के लिए ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी मर चुका है, तुम्हें उससे बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा इस जन्म में, तुम्हें अगले जन्म का इंतज़ार करना होगा। तो वो लड़का एट लास्ट पैसा वैसा दे के जाने लगता है। तो ये बोलता है कि तुम इस साइड कभी भी मत आना, तुम जिधर से आए हो, पूरब से आए हो, और ये पश्चिम है, यहाँ पे तुम मत रहना, तुम पे काला साया है, ये है, तुम्हारे ज़िंदगी को ख़तरा है, तुम इधर कभी भी नहीं आओगे, और तुम चले जाओ अपने गांव, दूर चले जाओ यहाँ से कहीं। तो उसे डरा धमका के वो भेज देता है, वो पेमेंट करके चला जाता है, ठीक है।
तो उस लड़के के जाने के बाद वो क्या करता है ना कि वो जल्दी से जाता है, साइकिल उठाता है और घर चला जाता है। तो घर जाने के बाद उसकी घर में उसकी वाइफ रहती है और उसकी एक बेटी रहती है। तो वो जाता है और बहुत ही मतलब हल्का फील करता है। ऐसा लगता है ना कि वो मतलब मौत के मुंह से निकल के आया हो ऐसा। तो ऐसे क्या है इस स्टोरी में, ये अभी पता चलेगी आपको कुछ देर में। आपको अनप्रेडिक्टेबल एक क्लाइमेक्स है जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा, वही हुआ। ठीक है, तो वो अपने वाइफ से शेयर करता है कि मैं मर्डर नहीं हूँ। वो बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है अपने वाइफ से कि मैं मर्डर नहीं हूँ, मुझे इतना दिन से लगता था कि मेरे हाथों किसी का खून हो गया है, पर ऐसा कोई बात नहीं है। तो स्टोरी ये है ना कि कुछ सालों पहले ये अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। ठीक है, वहाँ पे इसके फादर का फार्मिंग का काम था, उसी में हाथ वाथ बटाता था और रात में ये जुआ वगैरह खेलता था। ठीक है, तो ये बहुत ही नशेड़ी गंजेड़ी टाइप का आदमी था, मतलब जुआ वो खेलता था, पैसा उड़ाता था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ ना रात में कि ये अपना सारा पैसा हार गया, अपना सारा ज़मीन जो था हार गया। तो इसने पी रखी थी। तो इसी बात में उसी उसी लड़के से, वही गुरु नायक से इसकी लड़ाई हो गई थी और इसी ने, इस एस्ट्रोलॉजर ने उसे चाकू मार के, उसके छाती पे चाकू मार के उसे मरने के लिए छोड़ के डर के मारे भाग गया था और कभी भी वापस नहीं गया अपने गांव में फिर से लौट के, ताकि उसे सब पहचान न ले। तो आज वही लड़का उसी के सामने बैठ के उसी से अपना हाथ दिखवा के उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तो यही है आयरोनिकल पार्ट इस स्टोरी की, ह्यूमरिस्टिक पार्ट जो कि आर के नारायण ने पुट किया है बहुत ही अच्छे वे में। ठीक है, तो बताइए ये कितना इंटरेस्टिंग है कि वही लड़का उस अंधेरे में बैठ के उस एस्ट्रोलॉजर से दिखाता है अपना हाथ और पूछता है कि वो आदमी कहाँ है, मुझे उससे बदला लेना है। और वही एस्ट्रोलॉजर उससे उसकी के क्वेश्चन के बदले पैसा ले रहा है और उसी के सामने वो बोल रहा है कि तुम कभी मत आना, ये मत आना, तुम्हारा नाम गुरुनायक है। फिर भी उसे पहचान में नहीं आया कि यही वो आदमी है जिसने मुझे मारा था। ठीक है, तो उसके मन में क्या था ना कि मैंने उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो मार के चला आया था, तो उस बारे में उसको पता नहीं था कि क्या हुआ उस लड़के के साथ। बट आज उसे पता चला कि वो ज़िंदा है और इस बात की खुशी है। और एट द सेम टाइम वो क्या बोला ना कि उसने मुझे कम पैसा दे के गया है, वो मुझे हर क्वेश्चन का 3 पाई देने वाला था लेकिन उसने उस हिसाब से कम पैसा दे के गया है। तो बताओ ये एक ह्यूमरिस्टिक वे में आर के नारायण ने पॉइंट आउट किया कि नहीं। ये बहुत ही हास्य तरीके से बात की गई है कि वो आदमी को अगर 1% अगर शक होता है इस आदमी पे तो वो इसे छोड़ता नहीं। ये नेक्स्ट टू मौत के मुंह से लौट के आया है सो कॉल्ड। ठीक है, फिर भी इसे संतुष्टि नहीं है, इसे इस बात की गम है कि उसने हिसाब से पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो यही हमारी स्टोरी का एंड है। ठीक है, और अब इस चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, एन एस्ट्रोलॉजर डे। आर के नारायण। एस्ट्रो, जैसे कि आपको अभी स्टोरी में आपने सुना कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये एक एस्ट्रोलॉजर का मतलब एक ज्योतिषी के दिन की, यानी कि उसके केवल एक दिन की, पूरे दिन की बात बताते हैं यहाँ पर आर के नारायण। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी जो हाथ देखते हैं और उनके उसका एक दिन, ये टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आर के नारायण जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments. Punctually का मतलब होता है यूजुअली का मतलब रोजाना की तरह। At midday, mid मीन्स बीच में, डे मीन्स दिन के बीच का मतलब आफ्टरनून यानी कि दोपहर में। पंक्चुअली एट मिड डे यानी कि दोपहरी में, रोजाना की तरह। ही ओपनड हिज बैग, ही मीन्स वह, ओपनड मीन्स खोलता था, हिज बैग अपना बैग, वह अपना बैग खोलता था। एंड स्प्रेड आउट ऑफ
आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स एंड मीन्स और स्प्रेड आउट मीन्स फैलाता था, हिज मीन्स अपना, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, प्रोफेशनल कहते हैं व्यावसायिक, इक्विपमेंट्स कहते हैं उपकरण, जो भी उस ज्योतिषी के बैग में होता था, जैसे कोई कॉपी, कोई भी चार्ट वगैरह, इस तरह से जो भी उसके इक्विपमेंट्स थे, तो वह अपना बैग खोलता था और अपने व्यवसाय से संबंधित उपकरणों को स्प्रेड आउट करता था, फैलाता था। पंक्चुअली एट मिड डे, रोजाना की तरह दोपहरी को वह अपना बैग खोलता था और अपने व्यवसाय के उपकरणों को फैला देता था। अब उस जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स थे वो थे क्या क्या, यहाँ देखते हैं। विच कंसिस्टेड ए डजन कॉरी सेल्स, विच मीन्स जिसमें, कंसिस्ट मीन्स थे, यानी कि उसमें जो समाहित होते हैं, जो उसमें उसके अंदर होते हैं, उसको कंसिस्ट बोलते हैं। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डोजन कॉरी सेल्स, विच मीन्स जिसमें, अ डोजन एक दर्जन, कॉरी सेल्स कौड़ी, जिसमें एक दर्जन कौड़ियाँ थीं। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं वर्गाकार, ऑफ क्लॉथ मीन्स कपड़ा, जिसमें एक वर्गाकार कपड़ा था। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, तो विद मीन्स जिसमें, ऑब्सक्योर, विद मीन्स साथ, ऑब्सक्योर कहते हैं अस्पष्ट, और मिस्टिक कहते हैं रहस्यमयी, चार्ट कहते हैं चार्ट, जिस पर एक रहस्यमयी चार्ट था। ऑन इट, इस पर, अब यहाँ द्वारा देखेंगे यहाँ से कि उसके पास एक दर्जन कौड़ी सेल्स थे और ए स्क्वायर क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा था। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, जिस कपड़े पर एक अस्पष्ट रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था। ऑन इट मीन्स उस पर किस पर, उस कपड़े पर, जो उस कपड़े पर एक रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था। तो यहाँ से अब उस चार्ट में तो ये बता दिया इसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, केवल एक, अभी दो चीज़ बताई हैं, एक डजन कौड़ी सेल्स बताया, और यहाँ पे बताया इन्होंने कि एक वर्गाकार कपड़ा था और उस कपड़े पर एक रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था। और क्या था, ए नोटबुक, एक नोटबुक थी, एंड अ बंडल ऑफ पैल्मीरा राइटिंग्स, एंड मीन्स और, अ बंडल मीन्स बंडल, ऑफ मीन्स का, पैल्मीरा राइटिंग, पैल्मीरा राइटिंग का मतलब होता है ज्योतिषी से संबंधित लेख, जो उनके पास किताब होती हैं मोटी मोटी, जिसमें ज्योतिषी से संबंध में कुछ लिखा हुए होते हैं, लेख लिखे होते हैं, उसको पैल्मीरा राइटिंग कहा जाता है। एक नोटबुक थी और एक बंडल पैल्मीरा राइटिंग से लिखा हुआ लेख था। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट, हिज मीन्स उसका, फोरहेड कहते हैं माथा, वॉज मीन्स था, रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट कहते हैं चमक रहा था। विद मीन्स से सेक्रेट एस एंड वर्मेलियन, तो विद मीन्स से सेक्रेट एस कहते हैं पवित्र, और एस कहते हैं राख, राख बोल तो भस्म, तो वह एक पवित्र राख से या पवित्र भस्म से चमक रहा था। एंड और वर्मिलियन, वर्मिलियन कहते हैं रोली, रोली जो वो रेड कलर की होती है, जो साधु संत अपने माथे पर लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसका माथा एक पवित्र एस यानी कि भस्म से और रोली से चमक रहा था। एंड और हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, एंड मीन्स और हिज आईज, उसकी आंखें, स्पार्कल्ड, तो स्पार्कल्ड का मतलब भी होता है चमकना, उसकी आंखें चमक रही थीं। विद अ शार्प, विद मीन्स से, अ शार्प, शार्प कहते हैं तेज, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, और ग्लीम, ग्लीम का मतलब चमक। ये यहाँ ग्लीम यह एक नाउन है और स्पार्कल का मतलब चमकना, यह एक वर्ब है। तो उसकी आंखें एक असाधारण चमक के साथ चमक रही थीं। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, विच मीन्स जो, वॉज रियली, रियली मीन्स वास्तव में, एन आउटकम एक परिणाम था, यानी कि एक जो परिणाम निकलता, आउटकम का मतलब होता परिणाम, ऑफ कंटिन्यूअल लगातार, सर्चिंग लुक फॉर खोजने का, कस्टमर्स अपने ग्राहकों को, जो जिसका परिणाम अपने लगातार यानी कि कंटिन्यूअल लगातार कस्टमरों को खोजने का परिणाम था। एक बार यहाँ से दोबारा देखेंगे कि जो उसका जो माथा था वो एक पवित्र भस्म और रोली से चमक रहा था, और उसकी आंखें एक तेज असाधारण चमक के साथ चमक रही थीं। और आंखें क्यों चमक रही थीं, वो इसलिए चमक रही थी, उसका परिणाम क्या था आंखें चमकने का, कि जो अपने लगातार एक कंटिन्यूअल, जो लगातार
कस्टमर यानी कि ग्राहकों को खोजने का परिणाम था, यानी कि अपने ग्राहकों को वो देखता रहता था, उस कारण उसकी आंखें और चमकदार दिखाई पड़ती थीं। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट लुक टू बी प्रोफेटिक लाइट। तो कह रहा कि लेकिन विच मीन्स जिसको, हिज मीन्स उसके, सिंपल, सिंपल कहते हैं सादा लोग यानी कि सीधे साधे, क्लाइंट कहते हैं ग्राहक, और लेकिन जिसको उसके सादा या सीधे साधे ग्राहक टुक बी अ प्रोफेटिक लाइट, टुक टू बी का मतलब समझते थे, अब प्रोफेटिक कहते हैं दिव्य, लाइट का मतलब प्रकाश, उसके सादा यानी कि सीधे साधे ग्राहक उसे एक दिव्य प्रकाश समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, एंड और फेल्ट महसूस करते थे, कंफर्टेड कहते हैं आराम, और आराम यानी कि और आराम महसूस करते थे वो जो उसके ग्राहक होते थे, यानी कि उनके ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता था। The power of his eyes was considerably enhanced by their position। तो यहाँ देखेंगे द पावर कहते हैं शक्ति, ऑफ हिज आइज उसकी आंखों की शक्ति या उसकी आंखों की क्षमता, was कंसिडरेबली लगातार, एनहेंस बढ़ रही थी, बाय देयर पोजिशंस, बाय मीन्स से, देयर मीन्स उनकी, पोजिशंस मीन्स का, पोजिशन का मतलब स्थिति से, तो उसकी आंखों की जो क्षमता थी वो उनकी पोजीशन से बढ़ रही थी। किसकी पोजीशन से? उन आंखों की पोजीशन, यानी कि जिस जगह पर उसकी आंखें थीं उसके कारण उसकी आंखों की चमक और बढ़ रही थी। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन। उसकी आंखों की चमक उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी स्थिति के कारण और एनहेंस हो रही थी, बढ़ रही थी। कैसे? कहाँ थी आंखें? Placed as they were between the painted forehead, placed जो स्थित थी, as they were, they means वे were means थी, between कहते हैं बीच में, the painted forehead, painted का मतलब रंगे हुए, forehead means माथे, जो रंगे हुए माथे, और and और the dark whiskers, dark means गहरी या घनी, whiskers मूछ, जो गहरी या घनी मूछों, और उसके पेंटेड फोरहेड यानी कि एक रंगीन सर या रंगीन माथा, और उसकी जो डार्क विस्कर थी उनके बीच में थी, विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, विच मीन्स जो स्ट्रीम्ड डाउन फैली हुई थी, हिज चीक्स उसकी चीक्स तक, उसके गालों तक, कौन? उसकी मूंछें। दोबारा देखेंगे यहाँ से कि प्लेस्ड एज, यहाँ से देखते हैं एक बार कि उसकी आंखों की चमक लगातार और उनकी स्थिति के कारण बढ़ जाती थी, क्योंकि उसकी आंखें वो एक पेंटेड फोरहेड यानी कि रंगे हुए माथे और गहरी और घनी मूंछों के बीच में थी, जो उसकी मूंछें उसके गालों तक आ रही थी, यानी कि उसकी जो आंखें थीं और आंखों के ऊपर माथा, माथे पर रंगीन उसने चंदन भस्म लगा रखी थी, और आँख बीच में आँख हो गई, उसके नीचे उसकी मूंछें थी जो उसके गालों तक आ रही थी। इवन अ हाफ विट्स आइज, इवन मीन्स कहते हैं यहाँ तक की, अ हाफ विट का मतलब होगा एक पागल व्यक्ति, यहाँ तक कि एक पागल व्यक्ति की या एक मूर्ख व्यक्ति की आइज आंखें भी वुड स्पार्कल कहते हैं चमक जाएंगी, इन सच अ सेटिंग, इस प्रकार की सेटिंग करने से। जैसे उसने सेटिंग करता था, अपने माथे पर रोली लगाता था, भस्म लगाता था, और मूंछों को इस तरह से लंबा किए हुए था वो कि वो उसके चीक्स तक आ रही थी, तो इस प्रकार की सेटिंग उसने कर रखी थी। तो यहाँ पर आर के नारायण जी कहते हैं कि यदि किसी हाफ विट यानी कि मूर्ख व्यक्ति की आंखें भी इसी तरह से चमक जाएंगी यदि उस मूर्ख व्यक्ति के साथ भी ऐसी सेटिंग कर दी जाए। ठीक है। टू क्राउन द इफेक्ट, टू क्राउन कहते हैं बढ़ाने के लिए, टू एनहेंस का मतलब यहाँ पर बढ़ाना हो गया। तो टू क्राउन बढ़ाने के लिए, द इफेक्ट कहते हैं इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही वाउंड अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। तो ही मीन्स वह वाउंड बांधा करता था, अ सैफ्रॉन एक केसरिया, कलर्ड मीन्स रंग बिरंगा, टर्बन कहते हैं पगड़ी, अराउंड हिज हेड अपने सर के चारों ओर। तो इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए वह अपने सर के चारों ओर एक सैफ्रॉन कलर का, केसरिया कलर का रंग बिरंगी टर्बन पगड़ी बांधा करता था। दिस कलर स्कीम्स नेवर फेल्ड, दिस कलर यह जो रंग था, स्कीम कहते हैं योजना,
इस रंग की योजना जो थी नेवर फेल्ड, कभी भी असफल नहीं होती थी। ठीक है, इसका मतलब कि वो कभी भी भूलता नहीं था इस प्रकार का रंग बिरंगा वो अपना मेकअप करना। ही नीचे पीपल वर अट्रैक्ट टू हिम। पीपल मीन्स लोग, जिससे क्या होता था जब वो अपने इस स्कीम को नहीं भूलता था तो क्या होता था, पीपल वर अट्रैक्ट टू हिम। पीपल मीन्स लोग, वर मीन्स थे, अट्रैक्ट आकर्षित हो जाते थे, टू हिम उससे, लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। एज जैसे बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस एज डहलिया स्टॉक्स। तो इसने कहा जैसे जो मधुमक्खियां होती हैं आर अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट होती हैं टू की ओर, कॉस्मोस और डहलिया स्टॉक्स का मतलब होता है पौधे। जैसे मधुमक्खियां कॉस्मोस और डहलिया पौधों की ओर आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार से लोग भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। ठीक है, ही सैट अंडर द बग ऑफ स्प्रेडिंग टर्मिंट ट्री। ही मीन्स वह, सेट बैठा करता था, अंडर नीचे बैठा करता था, द बग, बग कहते हैं टहनियों के नीचे बैठा करता था, ऑफ अ स्प्रेडिंग मीन्स फैली हुई, और टैमरिंड का मतलब होता है इमली, और ट्री पेड़। वह इमली के वृक्ष की फैली हुई टहनियों के नीचे बैठा करता था। विच फ्लंक अ पथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। विच मीन्स जिससे, फ्लैंक्ड मीन्स होकर, अपथ एक रास्ता, रनिंग चाहता था, थ्रू द टाउन, थ्रो मीन्स तक, द टाउन हॉल, इस द टाउन हॉल एक जगह का नाम है, जिससे होकर टाउन हॉल तक एक रास्ता होकर जाता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, इट मीन्स वह वॉज था, रिमार्केबल मीन्स महत्वपूर्ण, प्लेस मीन्स जगह, वह एक महत्वपूर्ण जगह थी, इन मैनी वेज कई मामलों में, वह कई मामलों में एक महत्वपूर्ण जगह थी। ठीक है, ए सर्जिंग क्राउडेड वॉज ऑलवेज मूविंग अप। आ सर्जिंग, सर्जिंग क्राउड कहते हैं, सर्जिंग मीन्स उमड़ती हुई, और क्राउड मीन्स भीड़, एक उमड़ती हुई भीड़, वॉज ऑलवेज हमेशा, मूविंग आती रहती थी, अप एंड डाउन आती जाती रहती थी, यानी कि अब मूविंग अप एंड डाउन का मतलब यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे आती जाती रहती थी। एक उमड़ती हुई भीड़ उस रास्ते पर आती जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस संकरी सड़क पर, इस संकरी यानी कि वो जो रास्ता था वो संकरी था, टेढ़ा मेढ़ा था, वह इस संकरी रास्ते पर एक उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। यानी कि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो वह एक इमली के पेड़ की टहनियों के नीचे बैठा करता था, जिससे होकर एक रास्ता टाउन हॉल तक जाता था, और वह रास्ता बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि उस रास्ते पर एक उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी, उस संकरी रास्ते पर सुबह से लेकर शाम तक। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, अ वैरायटी कहते हैं विभिन्न, ऑफ ट्रेड कहते हैं व्यापार, विभिन्न प्रकार के व्यापार, एंड ऑक्यूपेशंस और व्यवसाय, वॉज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड कहते हैं प्रतिनिधित्व करते थे, ऑल अलोंग द वे, इस रास्ते का विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसाय इसका प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब उस रास्ते पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी दोनों तरफ। कौन कौन से थी? मेडिसिन सेलर्स, मेडिसिन सेलर्स का मतलब दवाइयाँ बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, सेलर मीन्स विक्रेता, जो ऑफ स्टोलन चोरी के, हार्डवेयर एंड जंक कहते हैं जो जंक होते हैं यानी कि जो चोरी का माल वहाँ पर होता है उसको कहते हैं हार्डवेयर एंड जंक। तो वहाँ पर कौन कौन से थे? मेडिसिन सेलर थे यानी कि दवाई विक्रेता थे, और चोरी का माल बेचने वाले थे। मैजिशियन जादूगर भी थे, एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर ए ऑक्शनर, एक ऑक्शनर था। ऑक्शनर कहते हैं नीलाम करता, जो नीलामी करता किसी चीज की। एक इन सब से ऊपर एक नीलाम करता था, ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों को बेचने वाला, और इन सब से ऊपर सस्ते कपड़ों का नीलाम करता था। हु क्रिएटेड एनफ दिन, हु मीन्स जो, क्रिएटेड उत्पन्न किया करता था, एनफ बहुत ज़्यादा, दिन कहते हैं शोरगुल, जो बहुत ज़्यादा शोरगुल उत्पन्न करता रहता था ऑल डे, पूरे दिन। टू अट्रैक्ट द होल टाउन, टू अट्रैक्ट कहते हैं आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन, पूरे टाउन को, पूरे कस्बे को, जो पूरे कस्बे को अपनी ओर आकर्षित करता रहता था शोर मचा करके। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दैट
इट इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो बिकॉज क्योंकि इस लेसन में सबसे पहले स्टोरी में ही हमें काफ़ी टाइम लगा और उसके बाद ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं. सो इट इज़ एनफ फॉर द पार्ट 1 एंड we will make part 2 for the remaining portion of this chapter. Okay, student, till then, bye bye, take care and Jai Hind.